रमा का भाई नीरज रक्षाबंधन के लिए उसे लिवाने आया था, पर रमा की सास ममता ठहरी ऊंची नाक वाली, अत्यंत खड़ूस। ये लड्डू पेड़े लाने की क्या जरूरत थी? हम लोग इतनी सस्ती मिठाई नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ काजू कतली। आंटी जी, ये डिब्बे में काजू कतली ही है। ममता को लगा कि उसकी नाक नीची हो रही है तो वो झट से बोल पड़ी, हाँ हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बढ़िया दुकान की होगी? कोई सस्ती सी मिठाई की दुकान होगी और काजू कतली में मिलावट जरूर होगी। अब नहीं आंटी जी, ये तो। तभी रमा नीरज को चुप रहने का इशारा कर देती है। मम्मी जी मैं चलूं? हाँ हाँ जाओ, खड़ी क्यों हो? तुम्हारा भाई कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर एक बात याद रखो, ये तुम्हारी माताजी बस एक मिठाई का डिब्बा भेज देती हैं। समझ नहीं है उन्हें कि कोई बड़ी चीज भी साथ में भेजनी चाहिए लड़की के ससुराल में। खैर छोड़ो, अभी तुम जाओ। रमा अपने भाई नीरज के साथ रक्षाबंधन के त्योहार के लिए घर आ जाती है। अपनी बेटी को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। शादी के बाद रमा का ये पहला रक्षाबंधन था। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, पर सुबह सुबह 6 बजे ही रमा की सास ममता का फोन बज गया। हेलो जी माँ जी नमस्ते। देखो रमा बहू, जैसी हो फटाफट से तैयार होकर घर लौट आओ। इंदु रक्षाबंधन के लिए घर आ रही है और वो कह रही थी कि उसके ससुराल वाले भी उसके साथ ही आ रहे हैं। यहाँ पर सारा इंतजाम देखना है। जल्दी से जल्दी तुम घर पहुंच जाओ। जी माँ जी। क्या हुआ रमा, इतनी सुबह सुबह किसका फोन था? माँ मुझे अभी घर पहुंचना है। वो इंदु अपने ससुराल वालों के साथ दोपहर तक घर आ रही है। अच्छा, पर इंदु ने तो आना नहीं था ना इस बार रक्षाबंधन पर, और तुम्हारी सास को पता है कि तुम्हारा पहला रक्षाबंधन है। तो एक काम करो, राखी तो बांध लो भाई को। ममता जी को मैं बोल देती हूँ कि 1 घंटे तक तुम्हारे पापा छोड़ देंगे। नहीं माँ, तुम तो जानती हो माँ जी का स्वभाव कैसा है। मैं फटाफट नहा लेती हूँ, तुम नीरज को उठा दो, मैं उसे राखी बांध कर निकल जाऊंगी। रवि को भी ऑफिस में थोड़ा काम है, इसलिए वो भी ऑफिस जा रहे हैं, नहीं तो वो मुझे लेने आ जाते। रमा फटाफट से नहा धोकर जैसे तैसे नीरज को राखी बांधती है और कैब करके ससुराल आ जाती है। तभी ममता का मुंह बना हुआ था। इतनी देर लगा दी आने में? सुबह 6 बजे का तुम्हें बोला हुआ है और तुम 9 बजे पहुंच रही हो। वो माँ जी नीरज को राखी बांधने लगी थी, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। वैसे इंदु दीदी और उनके ससुराल वालों ने कब तक आना है? वही शाम को 7-8 बजे तक बोल रहे थे। वो इंदु की ननद आई हुई है ना, उसका भी तो पहला रक्षाबंधन है, तो वो राखी बांध कर जाएगी, उसके बाद ही इंदु आएगी। उसके ससुराल वालों ने शॉपिंग करनी है। इंदु के देवर की शादी नजदीक आ रही है, इसी वजह से। माँ जी आप तो कह रही थी कि वो 11-12 बजे तक आने वाले हैं। वो तो मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम अपने मायके में ना बैठी रहो। अब चुपचाप घर के कामों में लग जाओ। सारे सोफे की कवर, बेडशीट सब कुछ बदलना है। नई क्रॉकरी अलमारी में से निकाल कर उसे अच्छे से धोकर सुखा दो। और बाकी मैं तुम्हें बताती जाऊंगी कि बनाना क्या क्या है खाने में। इंदु के ससुराल वालों के सामने मेरी इज्जत बनाए रखना, समझी? नहीं समझी तो कान खोल कर रखना। बेचारी रमा का पहला रक्षाबंधन ससुराल में घर के कामों में ही बीत गया। वो चुपचाप पूरा दिन घर के कामों में लगी रही। शाम को ससुर और पति सामान लेकर आ गए। इंदु और उसके ससुराल वाले भी आ चुके थे। कुछ भी कहो समधन जी, पर आपकी बहू रमा बहुत ही अच्छे गुण और संस्कारों वाली है। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ, बहू रसोई से हिली तक नहीं। कभी कुछ हमारे आगे लाकर रखती जा रही है। सच, आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो रमा जैसी बहू मिली आपको। क्यों माँ जी, क्या मैं अच्छी बहू नहीं हूँ? आप मेरी तारीफ तो माँ के सामने बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहू, तुम भी बहुत अच्छी हो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अरे रमा, तुम्हारे पापा भी तो किसी कपड़े की दुकान पर नौकरी करते हैं ना। उनकी नजर में तो साड़ी और सूट की बहुत दुकानें होंगी। मैं सोच रही थी हमारी नई बहू कोमल के लिए तुम्हारे पापा से ही पूछ लेते अच्छी दुकान कोई बता दे जहाँ से सूट और साड़ियाँ खरीद ले। ठीक है आंटी जी, मैं आपको पापा का नंबर दे दूंगी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। उनकी नजर में काफी दुकानें हैं। मैंने अपनी शादी की भी जहाँ से शॉपिंग की थी, मैं वहाँ के एड्रेस भी आपको दे दूंगी। और फिर इस तरह से सब घुल मिलकर बातें करते हैं। इंदु अपने भाई रवि को राखी बांधती है और फिर सब खा पी कर चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद ममता का तमाशा शुरू हो जाता है। क्या जरूरत थी बहू तुम्हें फालतू की टांग अड़ाने की? तुम मना नहीं कर सकती थी समधन जी को। अरे तुम्हारे घटिया कपड़े घटिया दुकान से खरीदे हुए हैं। तुम उन्हें जानती ही कितना हो। तुम्हें पता भी है इंदु कितने बड़े घर की बहू है और उसकी सास कितने महंगे कपड़े खरीदने वाली है। हमने देखा था तुम्हारे दहेज के साड़ी और सूट किस टाइप के थे। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी नाक मत कटवाना, और तुम मेरी नाक कटवाने पर तुली रहती हो। खबरदार, कोई जरूरत नहीं है अपने पापा को नंबर देने की। जाओ अपना काम करो। इंदु की सास ने 1-2 बार नंबर के लिए कॉल किया, पर रमा की सास ममता ने कोई ना कोई बहाना करके नंबर नहीं देने दिया। ममता को लगता था कि अगर रमा ने नंबर दिया तो उसकी नाक नीची हो जाएगी। इंदु की सास चुप हो जाती है और वो कहीं और से शॉपिंग करनी शुरू कर देती है। शादी को कुछ ही दिन बचे थे और शॉपिंग का बहुत सारा काम बाकी था। अचानक एक दिन इंदु का सीढ़ियों से उतरते हुए पैर मुड़ गया। घर में शादी का माहौल था और इतने सारे काम इंदु की सास बिल्कुल अकेली पड़ गई, क्योंकि इंदु की ननद को दिन चढ़े हुए थे। पहला बच्चा था तो सबने ज्यादा काम करवाना ठीक नहीं समझा। आखिरकार रमा ने सब कुछ संभाला। दिन रात वो इंदु की सास की मदद करती रही।
शॉपिंग पर जाना, घर में सबको देखना, सब मेहमानों रिश्तेदारों के आने जाने पर की व्यवस्था करना। ममता भी ये सब देख रही थी। आज इंदु के ससुराल वाले इंदु के मायके वालों की बहुत तारीफ कर रहे थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी भाभी रमा। आज ममता की ऊंची नाक ऊंची ही थी। रमा ने सबके दिल में सम्मान और बढ़ा दिया था। रमा, सच में हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमारे बेटे राजेश का रिश्ता इतने अच्छे घर में जुड़ा है। इंदु की भाभी होने के साथ साथ तुम एक बहुत अच्छी बहू भी हो। जीती रहो बहू। बस अब मेरी साड़ी खरीदनी रह गई है, वही जाना नहीं हुआ, बाकी सारे काम हो गए। समधन जी चिंता मत करो, मैंने रमा के पापा को फोन कर दिया है। वो आज साड़ियों के कुछ नए डिजाइन घर भिजवा देंगे। आप उनमें से बारात में पहनने के लिए साड़ी पसंद कर लेना और बिल्कुल भी चिंता मत करो। उन्होंने बोल दिया है कि वो पूरी साड़ी शादी से 3 दिन पहले ही बनवा देंगे। ममता की बातें सुनकर इंदु की सास बहुत खुश होती है। अपनी सास की बात सुनकर रमा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आते हैं। ममता अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसकी बहू तो सोना थी सोना, ये बात ममता को समझ आ गई थी। आज रमा को अपनी सास ममता का वो प्यार मिल गया था जिसका सपना वो अपने साथ लेकर ससुराल आई थी। तो मिल आके नाता खसमानू खामाइया होड़ मिलना ते मिल आके नहीं ता खसमानू खामाइया। ओए जीते आगे गाओ। क्या 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 करूं? हम पहुंच गए क्या? मतलब माल उतारूं क्या? ओए खसमानू खाड़िए, और जब झेली नहीं जाती तो इतना पीता क्यों है बे? अभी नहीं पहुंचे, मैंने बोला गाड़ा पूरा कर। ओ कोठे ते आ मैया। ओ गुरु आप ही गाओ, मैनू सोने दो। अबे उठ, नींद तो मुझे भी आ रही है। तो आप भी सो जाना गुरु थोड़ी देर, 1-2 घंटे के लिए लगा दो ट्रक कहीं पर और मार लो एक बढ़िया सी झपकी। अच्छा, और कहाँ लगाऊं ट्रक? इस सुनसान जंगल में? अबे माल से भरा ट्रक है, जोखिम नहीं ले सकते बिल्कुल भी। जमशेद और उसका हेल्पर जीत आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें कुछ झटके से महसूस होने लगे। ओए, एक ही होने लगा। गुरु लगता है अब तो अपना ट्रक भी रुक कर आराम करना चाहता है। जीत के ऐसा कहते ही सच में जमशेद का ट्रक चलते चलते रुक गया और फिर जमशेद और जीत के लाख कोशिश करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुआ। ये देखकर जमशेद ने फिक्र करते हुए कहा, ओए काली जुबान, अब क्या करेंगे बता? करना क्या है? वो देखो गुरु, वहाँ सामने एक ढाबा है, वहीं चलकर पहले कुछ खाते हैं और फिर वहीं चारपाई पर फैल जाएंगे और क्या। और अगर कल ये ट्रक टाइम से मंगलपुर नहीं पहुँचा तो क्या होगा पता है ना तुझे? अरे कुछ नहीं होगा गुरु, मालिक बस 2-4 बातें सुना देगा आपको और क्या। सही बोला, लेकिन उससे पहले मैं तेरा क्या हाल करूंगा, पहले ये देख ले। ये बोलकर जमशेद ने अपनी चप्पल उतारी और जीत को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा और जीत उससे बचते हुए सीधे ढाबे की तरफ भागा और फिर। अबे रुक जा जीते। गुरु अब जाने भी हो ना, आधी रात है, ट्रक भी खराब है, तो यहाँ रुककर आराम करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप मालिक से इतना डरते क्यों? ओए मैं डरता किसी से नहीं हूँ खोत्या, लेकिन ये ट्रक अगर टाइम पे नहीं पहुँचाया तो मालिक बातें तो सुनाएगा ही, साथ में मेरे पैसे भी काट लेगा। और तुझे तो पता है इस वक्त कितनी कड़की चल रही है। बाबूजी का ऑपरेशन करवाना है, घर की छत बनवानी है और छुटकी के स्कूल की फीस भी तो भरनी है। और तेरी भाभी अगर इस बार उसके लिए नई साड़ी लेकर नहीं गया ना तो घर में घुसने भी नहीं देगी, वो बता रहा हूँ। ओहो गुरु, आपके सिर पर तो बड़ी टेंशन है, लेकिन मैं भी आपका चेला हूँ, आपकी टेंशन भगाने का पूरा इंतजाम है मेरे पास। ये कहकर जीत ने अपनी जेब से शराब की एक छोटी सी बोतल निकाली और उसे जमशेद को पकड़ाते हुए मुस्कुराने लगा। ओए जीते, तू ये कब लाया और इसके लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास रे? गुरु अपना तो सीधा सा उसूल है, खाने को कुछ मिले ना मिले और पीने का पूरा इंतजाम होना चाहिए। अरे अंदर भाई तू ही पी, मैं तो बस कुछ खाऊंगा। हाँ भाई, क्या क्या मिलेगा खाने में? भाई रात का 1 बज रहा है, अब क्या मिलेगा खाली बर्तनों और कच्चे माल के अलावा? है ये तो गड़बड़ हो गई गुरु। 1 मिनट, क्या कहा आपने? खाली बर्तन और कच्चा माल? कच्चे माल में चिकन है क्या? हाँ चिकन तो आज शाम ही मंगवा कर रखा है, लेकिन वो कल के लिए है। अभी तो सारे बावर्ची काम निपटा कर घर चले गए हैं, अब कुछ ना बन पाएगा। ऐसे कैसे नहीं बनेगा? आपको एक बावर्ची चाहिए ना, वो हम आपको देते हैं। अरे आपको नहीं पता हमारे गुरु क्या गजब का चिकन बनाते हैं। ओए क्या बोल रहा है? मैं क्यों पकाऊंगा बे? क्योंकि भूखे मारे मेरा पेट फटा जा रहा गुरु, मान जाओ ना। और वैसे भी ट्रक की चिंता में आप सोओगे तो हो नहीं, तो चिकन ही बना लो। आपका मेरा और क्या पता इस ढाबे का भी कुछ भला हो जाए। जीत की जिद करने पर जमशेद उस ढाबे की रसोई में चिकन पकाने के लिए मान जाता है। असल में भूख तो उसे भी लग रही थी, तो उसने बड़े ही मन से वहाँ 3 लोगों के लिए चिकन करी और तंदूर पर गर्मा गर्म रोटियां सेकी और फिर पहला निवाला खाते ही जीत ने आंखें बंद करते हुए कहा, भाई वाह, मजा आ गया गुरु, कसम से। ये कहकर जीत ने जमशेद के हाथ चूम लिए और जमशेद उसे देखकर मुस्कुराने लगा। ये देखकर ढाबे के मालिक भरत ने भी फौरन एक निवाला तोड़कर चिकन करी के साथ खाया और फिर वो रुका ही नहीं। ये देखकर जीत ने उससे कहा, मैं रुक जाओ भाई,
हमने तो बस चखने को बिठाया था आपको, आप तो सारा ही निपटाने लगे और इसके बाद खाने का बिल लाकर हमको ही पकड़ा दोगे। माफ करना भाई, लेकिन सच में जमशेद भाई के हाथों की चिकन करी खाकर तो मैं सचमुच भूल ही गया था। मैं यहाँ सालों से चिकन बनाकर बेच रहा हूँ, एक से एक कारीगर बुलवाकर मैं अपने ढाबे पर रखे, पर ऐसा स्वाद तो आज तक न चखा। भाई सच सच बताना, किससे सीखा इतना बढ़िया चिकन बनाना? वो मेरी माँ बनाया करती थी मेरे लिए जब वो जिंदा थी। ये कहते हुए जमशेद उदास हो गया और फिर भरत ने उससे कहा, आपकी माँ गजब का हुनर दे गई है आपको, लेकिन माफ करना भाई, आपको अपने इस हुनर की कदर नहीं है। मतलब ये कि आपको एक ट्रक ड्राइवर नहीं बल्कि एक बढ़िया खानसामा होना चाहिए। आप चाहो तो चुना कर दो। सीधे सीधे पूछता हूँ, मेरे ढाबे पर काम करोगे? दिन रात ये ट्रक चलाकर जितना कमाते हो उससे दोगुनी पगार दूंगा, और दिन के सिर्फ 10 घंटे काम करना होगा। भरत की बात सुनकर जीत और जमशेद एक दूसरे को देखने लगे और फिर जीत ने जमशेद को साइड में ले जाकर कहा, क्या सोच रहे गुरु, फौरन हाँ कर दो, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। लेकिन अपना ट्रक, उसका क्या होगा? फिलहाल इसे लेकर मैं चला जाऊंगा और इस डिलीवरी के बाद इसे खड़ा कर दूंगा घर ले जाकर। और मुझे ना ये भरत सही आदमी लग रहा है, आपके साथ साथ मैं भी यहीं पर काम पे लग जाऊंगा, दोनों मिलकर खूब पैसा छापेंगे और फिर सारे परेशानियां दूर। जमशेद को अपना ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन फिलहाल उसे पैसों की जरूरत थी और ज्यादा पैसे कमाने का ये अच्छा मौका था। उसने भरत को हाँ कह दिया और अगले ही दिन से उसके ढाबे पर चिकन की कई डिशेस बनाने लगा। मेन हाईवे पर होने की वजह से भरत के ढाबे पर हर रोज कई बसें और गाड़ियां आकर रुकती थी, इसीलिए ग्राहकों की कमी नहीं थी उसके पास। और अच्छी बात ये थी कि वहां आने वाले हर ग्राहक को जमशेद के हाथों का स्वाद बहुत ही पसंद आ रहा था। भरत ने कुछ ही दिनों के अंदर अपने खाने का रेट दुगना कर दिया। उसके बावजूद ग्राहकों की तादाद बढ़ती ही गई और फिर एक दिन, भरत भाई ये चिकन खराब है, हमें इसे वापस करना पड़ेगा। दिमाग खराब है क्या? कटा हुआ चिकन वापस कौन लेगा? और वैसे भी ये परसों का आया हुआ है। तभी तो खराब हो गया, मैंने पहले ही कहा था कि चिकन कुछ कम मंगाओ, देखो हो गया ना खराब। कुछ खराब वराब नहीं हुआ है, तुम बढ़िया से पकाओ इसे, लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हो भरत भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लोग इसे खाकर बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा, और अगर तूने अभी के अभी इसे नहीं पकाया तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जमशेद को भरत की बात और उसका बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो फौरन जीत के पास गया और बोला, जीते चल, अब यहाँ काम नहीं करना। क्या बोल रहे गुरु, अभी कल ही तो आपको पहली पगार मिली है और यहाँ काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर से ट्रक चलाने का इरादा क्या? हाँ, ट्रक भी चलाऊंगा और चिकन करी भी बनाकर बेचूंगा। मतलब? जमशेद के दिमाग में पूरी योजना तैयार थी। वो जीत के साथ जाकर अपना ट्रक वापस ले आया और उसी ट्रक पर उसने भरत के ढाबे के ठीक सामने एक नया ढाबा खोल दिया। जमशेद के इस चलते फिरते ढाबे पर लोगों की भीड़ पहले ही दिन से जमा होने लगी, क्योंकि जमशेद के पास पकाने के हुनर के साथ साथ एक ईमानदार दिल भी था, जो किसी भी सूरत में अपने ग्राहकों के साथ बेईमानी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ भरत के पास अब हाथ मलने के सिवाय कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब ना तो उसके पास जमशेद जैसा बढ़िया बावर्ची था और ना ही ग्राहक।